नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नया आधार एग्जाम एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रार, दाखिला एजेंसी और नामांकन स्टाफ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भाग 2 वीडियो पार्ट नंबर 3 और 2 में, और ये वीडियो जो बन रहा है ये अभी हमारा 3 पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3। तो इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस पहले भी कवर कर चुके हैं, यानी कि 31 नंबर से लेके 62 नंबर तक, यानी कि 62 नहीं 61 नंबर तक कंप्लीट किया। तो मैं अभी 62 से आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे जितना भी जितना देर तक चल सके तो उतना देर हम आपको बताएंगे। तो चलिए, दूसरा चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो जो है, यानी कि कहने का मतलब इस सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो जो है उसका क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से किसे सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है? तो क्वेश्चन ये है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर, यानी कि 1 और 2। तो 1 और 2 में है, यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज विवरण बदले गए हों और या यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब आधार सेंटर पर अब जब भी जाएंगे तो आपको ओरिजिनल आधार यानी कि डॉक्यूमेंट स्कैन, क्योंकि वहाँ पे स्कैन अपलोड किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ, यदि उसे पता चलता है कि आप दस्तावेज में विवरण बदले गए हों, यानी कहने का मतलब उसे अगर पता चल जाता है कि आपने दस्तावेज में कोई छेड़छाड़ किया है, या फिर यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी हो, तो कहने का मतलब ये दोनों आंसर हो जाएगा। इन दोनों में बिल्कुल सत्यता बात है। और अगला क्वेश्चन है POI। कहने का मतलब POI आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, मैंने पिछले बार भी कई बार बता चुका हूँ। तो आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ के लिए निवासी के नाम डैश युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा फोटो युक्त। कहने का मतलब फोटो युक्त होना चाहिए, यानी कि आपका आइडेंटिटी करता हो कि यही आपका डॉक्यूमेंट है, तो फोटो से ही पता चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA यानी कि एड्रेस प्रूफ में यानी कि यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो इस तरह के मामले में आप क्या करेंगे, तो आवेदन को अस्वीकार करेंगे। कहने का मतलब 4 नंबर आंसर होगा, आवेदन को अस्वीकार करें। आवेदन को अस्वीकार करें क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे पहले डॉक्यूमेंट सही करने को कहेंगे, फिर आप यहाँ पे इसका नामांकन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेज प्रमाण में एक ही हिंदी में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? कहने का मतलब यदि नामांकन द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेज प्रमाण में के हिंदी नाम में अगर भिन्नता है तो इस मामले में आप क्या करेंगे? तो इस मामले में हम क्या करेंगे? 4 POA यानी कि एड्रेस ऑफ प्रूफ दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे, यानी कि अगर एड्रेस प्रूफ में जो नाम है उसे हम दर्ज कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि ये प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन अपडेट और प्रशिक्षण की सामग्री को पढ़ लेनी चाहिए, उसका ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, जिससे उसे आगे कार्य करने में कोई तरह की तकलीफ ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावे अतिरिक्त पैसा न कहें। कहने का मतलब कि आधार अद्यतन में जो है अधिक जो भी चार्जेज है वही लें, उससे अधिक ना ले। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक से नीचे नहीं हो को यह प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, निम्नलिखित जानकारी के मुद्दे में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाना चाहिए, सत्यापन नहीं किया जाता? निम्नलिखित जानकारी के मदों
में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है, कोई सत्यापन नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। 1 नंबर यहाँ पे दिया गया वयस्क के मामलों में माता पिता के बारे में जानकारी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, पीओ दस्तावेज के सत्यापन, यानी कि पीओआर दस्तावेज सत्यापन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ आना चाहिए, सत्य। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही, ट्रू होगा इसका आंसर। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ट्रू होगा इसका आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 नंबर होगा, 1 नंबर तो ट्रू है इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन, यानी कि परिवार के मुखिया के आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापन का अनिवार्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नहीं, उसका जो है सत्यापन अनिवार्य है। कौन जानता है कि वो झूठी हो, तो इसलिए उसका सत्यापन जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। इसका भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि उसका विवरण उल्लेख करना अनिवार्य है। इसका आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, 2 होगा, ट्रू नहीं, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। इसका भी दोस्तों गलत होगा आंसर, क्योंकि परिचयकर्ता का आधार नंबर और अंगूठे का निशान और बायोमेट्रिक, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, अगर आपने देखा है तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। आधार। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। इसका भी दोस्तों हो जाएगा फॉल्स, यानी कि इसका भी होगा झूठ। इसमें आधार नामांकन के समय जाति का कोई मतलब ही नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र में निमित्त सत्यापन किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। इसका आप आंसर देख पा रहे होंगे कि आप क्या है, ये है क्या जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, 1 नंबर है इसका आंसर। इसका मतलब इसका सत्य होगा आंसर, कि सत्यापन करते वक्त उसका आधार नंबर जो है दर्ज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, कोई जानकारी जरूरी नहीं है, यानी कि आवासीय पता में अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी को जो नामांकन के लिए आवश्यक होता है, ये जरूरी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। निम्नलिखित परिचयकर्ता कौन हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पंजीत, यानी कि पंजीयक एक कर्मचारी, यानी कि जो पंजीयक करता है उसका एक कर्मचारी इसका सत्यापन करता हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना अनिवार्य है। इसका हो जाएगा दोस्तों ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका ट्रू हो जाएगा आंसर, सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर, लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना अनिवार्य है। लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है, इसका भी ट्रू हो जाएगा दोस्तों आंसर। आप जानते भी है लिंग का जो है नामांकन करते जरूरी होता है। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और पंजीकरण यानी कि प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा झूठ, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी के समय में ज़रूरी है, लेकिन ना बोल रहा है कि उससे प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका भी हो जाएगा फॉल्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू, सत्य होगा दोस्तों इसका आंसर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 नंबर।
क्योंकि जब आप नामांकन केंद्र पे उपस्थित होंगे तो एक बार शुरुआत में आपको सबसे पहले जो है जीपीएस को ऑन करना होगा, एक बार सिंक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम फिर चलेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों नाम, मोबाइल नंबर, ऊंचाई, ये भी नहीं होगा। नाम, लिंग, जन्मतिथि, प्रमाण पत्र और मृत्यु, इसका भी नहीं होगा। नाम, लिंग, जन्मतिथि और आवासीय का पता, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर आंसर। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं, तो यहाँ पे 3 दिया गया भी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या क्या जरूरी है इसमें? जन्म, नाम, जन्मतिथि और लिंग और आवासीय का पता। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निवासी यानी कि बख्तियार राहुल शर्मा, यानी कि एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए अपने संपर्क किया है और निम्न में कौन सी प्रणाली उसके नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बख्तियार राहुल शर्मा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया गया बख्तियार राहुल शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन के लिए संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके सनातन प्रमाण पत्र जो POI है रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल, कहने का मतलब सुकुमार राजपाल है, जबकि बिजली का बिल POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आप पंजीकरण के रूप में कौन सा नाम दर्ज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, निवासी द्वारा घोषित। अगर आप इसी मामला है तो आप निवासी को बात को सुनेंगे कि वो जो कहेंगे उसे आपको दर्ज कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ेंगे। सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई जा रही डेट और तारीख विद्यमान हो। जीपीएस ओपन कैप्चर करें। क्षेत्र के सभी निवासी को SMS भेजें और सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण निर्देश के अनुसार हो। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं, इसका 4 है। तो प्रथम 1 2 4 मैंने बोला, 1 2 4, तो इसका आंसर ही होगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों, 1 2 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासी से जनसांख्यिकीय जानकारी को बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पे 1 नंबर में है सुविधा शुल्क। कहने का मतलब दोस्तों जो शुल्क फिक्स है वही आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ तब ले सकते हैं सुविधा शुल्क के तौर पर, अगर आपने कोई सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके लिए आप सुविधा शुल्क ले सकते हैं, ये इसमें जो मान्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको है 1 नंबर अद्यतन क्लाइंट लाइट जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानकारी चाहिए जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 5 साल से 15 साल। दोस्तों जब आपने एक बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसको आपको 2 चीज़ पर ध्यान देना। जब उसका उम्र 5 साल से ऊपर हो जाए तब एक बार उसका फिंगरप्रिंट अपडेट कराना होता है, और जब एक बार 15 वर्ष से ऊपर हो जाए तब कराना होता है। तो 2 बार जो है आपको आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है, वो है 15 साल और 5 साल। तो अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर दिए गए विकल्पों में से सभी। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्या करना है। नामांकन या अद्यतन प्राप्त अपलोड कर दिया गया हो
समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप के लिए अपलोड किए जाते हों, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस कर दिए जाते हो, क्योंकि आप हार्ड कॉपी उससे नहीं ले सकते, सिर्फ आप ओरिजिनल कॉपी लेंगे और उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे और फिर उसे जो है उसका दस्तावेज लौटा देंगे। तो कहने का मतलब इसका हो गया दिए गए विकल्पों में से सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका केवल नामांकन या अद्यतन करना ही इसका जो है मुख्य जिम्मेदारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी अद्यतन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 में है, ये देख लीजिए आप, ECMP जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया होना चाहिए? तो कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए? तो इसके लिए 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो ये प्रमाण पत्र इसका अवश्य होना, तभी ये हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? तो एक में है, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार्ड से जुड़ा हो, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता परिवार के मुखिया होना चाहिए, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र के लोगों का परिचय कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। ये आप देख लीजिए 1 2 4 5, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, यानी कि क्या क्या होगा बता देते हैं। परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा होना चाहिए, एक और है, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये 2 1 2, और यहाँ पे 4 और 5 क्या है, परिचयकर्ता का उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र के लोगों का परिचय कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, कार्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि जो भी परिचयकर्ता होगा वो जिस कार्य क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है उसी कार्य क्षेत्र के लिए सिर्फ वो परिचयकर्ता हो सकते हैं, अन्य क्षेत्रों का परिचयकर्ता वो नहीं हो सकता। तो चलिए इसका हो गया आंसर 2 नंबर। अब अगला है, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता हो। तो इसका एक आंसर हो जाएगा सत्य। तो क्या है क्वेश्चन, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज और अंकित नाम में मेल खाता हो। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई मेल खाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? तो कहने का मतलब किसका नाम देना चाहिए? तो यहाँ पे 4 है, परिवार के मुखिया का नाम देना चाहिए। केयर ऑफ जगह जो है उसमें मुखिया का नाम देना चाहिए। कहाँ पे देना चाहिए दोस्तों? केयर ऑफ जो है उसमें मुखिया का नाम देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो बच्चे के क्या अनिवार्य है? माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य है। जब बच्चे का नामांकन करेंगे तो वहाँ पे बच्चे के माता पिता का आधार नंबर पूरा अति अनिवार्य है, तभी जाकर उसका नामांकन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकारकृत है? निम्न में कौन सा परिचयकर्ता तरफ से अस्वीकारकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अपने माता पिता यानी कि अपने पिता का प्रतिरूप करने के लिए निवासी का मदद करना, यानी कि आप परिचयकर्ता के निवासी जो है आपका उसके माता पिता के प्रतिरूप में आप नहीं मदद कर सकते। तो चलिए इसका आंसर होगा 4। और अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। हाँ, इसको जो है बायोमेट्रिक उपलब्ध करना होगा, ट्रू होगा, इसका आंसर सत्य 1 नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन प्रक्रिया
से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर निवासी। इसका आंसर क्या होगा? निवासी। निवासी हो जाएगा इसका आंसर। क्या है, एक बार कौन सा फिर से पढ़ के हम सुनाते हैं। डैश नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर अधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन, तो इसका हो जाएगा निवासी 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में मेल यानी कि में भेज सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नामांकन एजेंसी कोड, यानी कि नामांकन एजेंसी कोड जो है भेजना अनिवार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इन नियमों की अनुसूची 5, ये दोस्तों 5 लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे। इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डैश का पालन करेगी। तो आचार संहिता का पालन करेगी दोस्तों, 2 नंबर दिया गया है। आचार संहिता का पालन उसे हर वक्त करना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना अनिवार्य होगा। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। 3 नंबर है, एक लिखित सहमति देना होगा। कहने का मतलब ये यानी कि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए उसे लिखित में आवेदन देना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला है, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर सत्य। इसका ट्रू होगा आंसर, सत्य होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका होगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार्ड CIDR की जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूठ। ये जो है सिर्फ और सिर्फ नामांकन के कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, किसी अन्य कार्य के लिए आप जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर असत्य। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके अनुबंध नामांकन कार्य की अनुमति है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूठ, अनुमति नहीं है। इसका जो है इसका हो जाएगा फॉल्स। इसका फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप, फॉल्स। इसका 2 नंबर आंसर होगा कि रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करने की उप अनुबंधन नामांकन कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा डैश। कौन प्रयास करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 निवासी। यहाँ पे निवासी होगा इसका आंसर, 3 नंबर यहाँ पे निवासी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। तो इसका सूचीबद्ध कौन करेगा? 1 नंबर है। इसका सूचीबद्ध कैसे करेगा? ओपन RFE प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण RFE के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। हाँ, तीसरे पक्ष के माध्यम से काम पर रख सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा
जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए अनबोर्ड कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका CIRD, यहाँ पे देख लीजिए CIRD, ये दोस्तों पूछने योग्य क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, तो इसका ख्याल रखेंगे। एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं फिर से। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार्ड सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा CIRD, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामांकन एजेंसी CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी को उपयोग नहीं कर सकता। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और मैंने पहले भी बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप नामांकन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट एकत्रित किए उसे दूसरे अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा हो गया है 111 क्वेश्चन इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे यहाँ से 112 से। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको 100% परीक्षा में अच्छे अंक से पास आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अपने जो भी ऑपरेटर दोस्तों परीक्षा देना चाहते हैं उसे आप शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन दबा लें, जिनसे हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इसी प्रकार के एक जन सेवा केंद्र, कहने का मतलब दुकान के लिए आपको जो भी एग्ज़ाम ज़रूरत होगा वो सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।